नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट BFSI स्टॉक्स टू बाय नाउ के बारे में। BFSI का मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पर इन सेक्टर्स पर प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। स्पेशली बैंकिंग पर ही ज़्यादा प्रेशर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एट लास्ट मौका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एज ए इन्वेस्टर्स अच्छे स्टॉक जितने नीचे के प्राइस पर मिलेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस मौके का भी पूरा फायदा उठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। मार्केट में हमें भारी गिरावट क्यों देखने को मिली, 4 बड़े रीजंस क्या है सेल ऑफ के पीछे, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए और हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हमने इसमें चर्चा की है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिग्गज बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन हमें देखने को मिल रहा है। 4 बड़े रीजंस में से सबसे बड़ा रीजन यही है। बड़े बड़े बैंक हमें यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडियन बैंक्स पर क्या फर्क पड़ सकता है इसके बारे में चर्चा की है और इस वीडियो में हम उसके लेवल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। और यहां पर एक वीडियो मैंने बनाया था, एक्सपर्ट्स पिक 4 सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। वो 4 सेक्टर्स कौन से हैं? एक तो हो गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दूसरा हो गया इंश्योरेंस कंपनी, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। एक और सेक्टर था कंज्यूमर सेक्टर। तो कंज्यूमर सेक्टर के बारे में हमने यहां पर इस वीडियो में बात कर ली है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के वीडियो में। और साथ ही साथ जो चौथा सेक्टर था वो था यहां पर ऑटो सेक्टर, स्पेशली टू व्हीलर का सेगमेंट। मुझे पर्सनली लगता है कि जो टू व्हीलर का सेगमेंट है फिलहाल काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है, तो वहां पर मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं देना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। यहाँ पर अगर बात करें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लेवल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 1000 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो फिलहाल मेरा मानना है कि अगर आपको स्टॉक 950 से करके 1000 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर कंजर्वेटिव लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम इससे भी अच्छे वीडियो आगे आने वाले समय आपके लिए बनाते रहे। और यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करने में क्या रिस्क भी एसोसिएट है, उसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे। लेकिन यहां पर सारे बैंक्स को एक बार कवर करेंगे, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर पर कितना रिस्क है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल्स यहां पर सजेस्ट करूंगा वो होंगे यहाँ पर 900 एंड बिलो के लेवल्स। अगर आपको स्टॉक 900 एंड बिलो दिखाई देता है तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, वरना आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी स्टॉक्स में, यहाँ पर कोटक बैंक में लेकिन पॉजिटिविटी थी। यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया था, अच्छी बात है। यहाँ पर अगर बात करें एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के बारे में, एक्टिव इन्वेस्टर्स के बारे में, तो 1200 से करके 1230 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, जहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल सजेस्ट करूंगा वो होंगे यहाँ पर 1150 से बिलो के लेवल्स। अगर आपको नीचे के लेवल्स दिखा देते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर अगर बात करें एग्रेसिव और एक्टिव इन्वेस्टर्स के बारे में, तो अगर आपको स्टॉक यहाँ पर 310 से करके 330 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 290 एंड बिलो के लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट बैंक है एक्सिस बैंक। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो जो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो लेवल्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा वो होंगे यहाँ पर 380 से करके 480 के आसपास का, 400 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 360 एंड बिलो के लेवल्स पर आपको बाइंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका डिसीजन अलग भी हो सकता है। तो ये 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन देता हूं और प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको स्टॉक्स बताए हैं। सबसे पहले HDFC बैंक, उसके बाद कोटक बैंक, उसके बाद ICICI बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक। यहाँ पर कुछ और बैंक्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो यहाँ पर रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, जो कि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा से स्मॉल बैंक में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो उनके बारे में भी स्टॉक्स में बताने वाला हूँ।
तो नेक्स्ट है बंधन बैंक। यहाँ पर भी निवेश किया जा सकता है। 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ज़्यादा छोटा बैंक तो नहीं है, लार्ज कैप बैंक है, लेकिन जो हमने पहले डिस्कस किए उनसे कंपैरेटिवली छोटी बैंक है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 220 से करके 250 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। एक्टिव इन्वेस्टर्स और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस लेवल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए 200 एंड बिलो के लेवल्स मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको लेवल्स दिखाई देते तो वहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, छोटी बैंकों में काफ़ी अच्छा बैंक है, फेडरल बैंक है। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जो कि एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर 42 से करके 45 की जो रेंज है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए भी लेवल्स हम जरूर बताएंगे, जो कि है यहाँ पर 40 एंड बिलो के लेवल्स। अगर आपको स्टॉक 40 के नीचे दिखाई देता है तो वहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में हमने लेवल्स भी आपको बता दिए हैं, लेकिन रिस्क क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो देखिए बैंकिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा रिस्क बना हुआ है। ये अब यहाँ पर नई बात नहीं है, ये मैं आपसे कब से बताता आ रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा रिस्क है। एनपीए की सिचुएशन बदतर हो सकती है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स भी बैंकिंग के लिए काफी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। एनपीएस की सिचुएशन आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें पता चलेगी। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम यहाँ पर पर्सनली वेट कर रहे थे 28 सितंबर का, जब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे वर्डिक्ट क्या आता है, मॉरेटोरियम एक्सटेंड होता है नहीं होता, ये सारी चीज़ें थी, पेनल्टी इंटरेस्ट थी, इन सब चीज़ों पर क्या वर्डिक्ट आता है उसका हम वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा ही रीज़न मिल गया स्टॉक मार्केट में गिरावट के लिए, जो कि था यहाँ पर बड़ी दिग्गज बैंकों में एलिगेशंस देखने को मिला। और साथ ही साथ यहाँ पर लॉकडाउन के बारे में सोचा जा रहा है, फिर से यहाँ पर लॉकडाउन री इम्पोज हो सकता है दूसरे देशों में, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में, ब्रिटेन में हमें यहाँ पर वापस हमें लॉकडाउन री इम्पोज होता हुआ नजर आ सकता है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली, पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही थी। तो ये सारे जो रिस्की मैंने रिस्क आपको बता दिए हैं, इसी हिसाब से आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। धीरे धीरे बाइंग कीजिए, एक साथ एकदम टूट मत पड़िएगा, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाइए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। धीरे धीरे आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ के बारे में बात करेंगे। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, एक्टिव इन्वेस्टर्स यहाँ पर 540 से करके 560 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, जहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल सजेस्ट करूँगा वो होंगे यहाँ पर 500 एंड बिलो के लेवल्स। अगर आपको स्टॉक 500 के नीचे दिखाई देता है तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। अगर एक्टिव इन्वेस्टर्स, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 790 से करके 820 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल्स रेकमेंड करूंगा वो होंगे यहाँ पर 750 एंड बिलो के लेवल्स। अगर आपको स्टॉक 750 के नीचे दिखाई देता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए 380 से करके 400 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि 360 एंड बिलो के लेवल्स काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं, जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। पहले हमने जो बात की वो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में थी, यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस का भी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है जिसे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर अगर बात करें एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के बारे में तो यहाँ पर 1150 से करके 1220 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, जहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल्स रेकमेंड करूँगा वो होंगे यहाँ पर 1100 बिलो के लेवल्स। यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। आपको पता होना चाहिए कि बजाज फिनसर्व एक प्योर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। बजाज फिनसर्व के अंदर कई और कंपनीज हमें दिखाई देती है, जैसे कि बजाज फाइनेंस भी बजाज फिनसर्व के इंक्लूड है। साथ ही साथ यहाँ पर बजाज की लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और यहाँ पर दूसरे भी कई कामकाज हमें दिखाई देते हैं। ब्रोकरेज का कामकाज, ब्रोकरेज यानी कि म्यूचुअल फंड का कामकाज हमें दिखाई देता है। ये सब कामकाज भी हमें दिखाई देता है और भी कई बिजनेस है। तो यहाँ पर प्योर ये इंश्योरेंस कंपनी में कामकाज नहीं करती, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर लेवल्स के बारे में बात करें तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ
यहाँ पर 5200 से करके 5400 का जो लेवल है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। और अगर बात करें यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बारे में, तो अगर आपको स्टॉक 5000 एंड बिलो के लेवल्स पर नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से जो रिस्क यहाँ पर हमें दिखाई देता है, रिस्क तो यही है कि यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस कंपनी भी आपको पता होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो अगर यहाँ पर शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो इंश्योरेंस कंपनी ने जहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऑफकोर्स ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसी वजह से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल जो इंश्योरेंस बिजनेस हमें दिखाई देता है, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो दिखाई देता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस ज़्यादा यहाँ पर हमें फैला हुआ नजर नहीं आता है। और दूसरा रीज़न ये कि कोविड-19 की वजह से एक डर बैठ गया है लोगों में, तो लाइफ इंश्योरेंस को लोग सीरियसली ले रहे हैं। तो बिजनेस के पैमाने पे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो रहता है, इंश्योरेंस कंपनी जो रहती है वो यहाँ पर मार्केट में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है और फिलहाल सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें गिरती हुई नजर आ रही है। तो ऑफकोर्स स्टॉक में भी अगर स्टॉक मार्केट का क्रैश होता है तो कोई भी यहाँ पर बचने नहीं वाला है, हर जगह गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। तो ये भी एक रिस्क है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले HDFC AMC के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ पर एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है। फिलहाल 2166 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो 2000 एंड बिलो के लेवल्स पर यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको ये 2000 एंड बिलो पर दिखाई देता है तो वहाँ पर बाइंग करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आप बाइंग डिप्स करते जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है नैम इंडिया, जो कि ऑफकोर्स एक AMC है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए 250 से करके 260 का जोन काफ़ी अच्छा है, जहां पर वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए जो लेवल्स मैं रेकमेंड करूंगा वो होंगे यहाँ पर 240 एंड बिलो के लेवल्स। अगर इस लेवल के आसपास ये नजर आता है तो वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको पता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में ये दो ही कंपनीज फिलहाल लिस्टेड हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें रिस्क के बारे में, तो रिस्क तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि फिलहाल आपको पता है सेबी के नए रूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स को स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर लार्ज कैप में वो मर्ज भी हो सकते हैं, अपने फंड को मर्ज कर सकते हैं, मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप कम मिड कैप में मर्ज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है, म्यूचुअल फंड्स का डिसीजन है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, लार्ज कैप बेचने पड़ रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप खरीदने पड़ रहे हैं, और वैसे भी रूल्स की वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और फिलहाल DIIs लगातार सेल करते जा रहे हैं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड सेल करते जा रहे हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जॉब्स में कटौती देखने को मिलती है, यहाँ पर जॉब्स यहाँ पर लोगों की लूज हो रही है। तो रिडेम्पशन का प्रेशर बढ़ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के मन में एक डर है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। तो जिनके पास जॉब है वो भी यहाँ पर रिडेम्पशन कर रहे हैं कि वापस गिरावट होगी तब ले लेंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। तो ये एक रिस्क है जो कि एसोसिएट है, लेकिन ओवरऑल ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर बंद नहीं होने वाले, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं NBFCs के बारे में। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर 3000 से करके 3200 के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा लेवल है जहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स एंट्री करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए 2500 एंड बिलो के लेवल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, जहाँ पर वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है HDFC लिमिटेड। आप देख पाएंगे HDFC लिमिटेड में भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, आप देख पाएंगे ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 1620 से करके 1680 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, जहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए 1600 के नीचे के लेवल्स काफ़ी अच्छे लेवल है, जहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पर HDFC लिमिटेड जो कि हाउसिंग फाइनेंस में कामकाज करता है, उसमें रिस्क क्या यहाँ पर हमें दिखाई देंगे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हाउसिंग फाइनेंस में है, रियल एस्टेट की हालत क्या है ये आपको पता है। यहाँ पर रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिखाई देता है। तो ऑफकोर्स उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग भी करती है वहाँ पर भी तनाव हमें दिखाई देगा। तो ये एक बड़ा रिस्क है। और बजाज फाइनेंस में जो रिस्क हमें दिखाई देता है, NBFCs है, यहाँ पर NPS की सिचुएशन वहाँ पर भी हमें दिखाई दे सकती है। तो वहाँ पर भी एक रिस्क एसोसिएटेड है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। NBFC या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो वहाँ पर भी रिस्क वही है, यहाँ पर हमें लोन्स वापस कोई दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये रिस्क हमें दिखाई देता है।
तो अब हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी में ही गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में ज़्यादातर काम करने वाली कंपनीज मुथूट फाइनेंस के बारे में। अब देख पाएंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर फिलहाल वो हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले कई बार स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेजी भी दिखाई है, लेकिन फिलहाल ये सपोर्ट भी हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि ओवरऑल गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में कामकाज करती है और जब भी मार्केट की सिचुएशन खराब होती हुई नजर आती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो गोल्ड में तेजी देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर 950 से करके 1000 रुपीज़ के आसपास बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक इस लेवल के आसपास नजर आता है तो बाय करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर 920 एंड बिलो के लेवल्स काफी अच्छे लेवल है जहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। एक और कंपनी है जो कि गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में ही ज़्यादातर काम करती है, जो कि है मन्नपुरम फाइनेंस। अगर यहाँ पर बाइंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो मैं लेवल रेकमेंड करूँगा वो होंगे यहाँ पर 140 से करके 145 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर 125 एंड बिलो के लेवल्स पर यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में रिस्क क्या है वो भी जान लेते हैं। अब सपोज हमें गोल्ड में गिरावट देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऊपर के प्राइसेस पे, जब यहाँ पर गोल्ड 55,000 56,000 के आसपास चल रहा था, तब यहाँ पर जब गिरवी रखा होगा तो वहां पर हमें ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिलेगी। वो यहाँ पर अच्छी बात नहीं रहेगी। और अगर यहाँ पर हमें गोल्ड में हमें तेजी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है तेजी देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी यहाँ पर दिखाई देती है, मार्केट यहाँ पर गिरावट के स्थिति में जाता हुआ नजर आता है, तो गोल्ड हमें तेज होता हुआ नजर आता है या फिर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो दोनों ही सिचुएशन ओवरऑल यहाँ पर मन्नपुरम और मुथूट फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रल कंडीशन है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। रिस्क यही है कि अगर गोल्ड में गिरावट आती है तो इन स्टॉक्स में भी गिरावट आ सकती है, और अगर स्टॉक मार्केट में भी क्रैश है तो कोई भी बचने नहीं वाला है, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो और वहां पर उसे फर्क क्यों ना पड़ता हो, लेकिन गिरावट थोड़ी बहुत तो उसमें देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो इसका जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में कामकाज करने वाला, मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस का कंपैरेटिवली दूसरे एनबीएफसी या बैंक के मुताबिक हमें थोड़ा सा सेफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं खास करके आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मत रहिएगा, क्योंकि फिलहाल स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखना बाकी है। यूएस के इलेक्शन हमें अभी फिलहाल देखने को मिलने वाले हैं, 1-2 महीने ही बाकी है, ज्यादा टाइम भी बाकी नहीं है। जैसे जैसे नजदीक आएंगे वॉलेटिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और उसके रिजल्ट्स के बाद तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि करेक्शन आ सकता है। और आप देख सकते हैं उसके पहले ही कितना ज्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग रीजन आ रहे हैं। हम यहाँ पर 28 सितंबर का वेट कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ही मार्केट को रीजन मिल गया। तो ऐसा होता रहता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में आपको आने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।